उसके बल पर एक नया इतिहास बना। आप कह सकते हैं, चर्चा तो लोग कहते ही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 से कार्यकाल की तरह से इनका भी तीसरा कार्यकाल मिला। नहीं, मेरा कहना है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं करोड़पति अरबपति, उनकी भी अपेक्षा होती है अगली बार इससे बड़ा बिजनेस हो, इसके बाद हम मल्टीनेशनल हो, अमेरिका की कंपनी से हम बड़ी हो, यूरोप की कंपनी से बड़ी हो, जापान कंपनी से बड़ी हो। तो अपेक्षा सामान्य आदमी की भी वैसी हो सकती है, क्यों नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को और ग्रुप्स को जिनसे भी आपका संपर्क रहता हो उनको फॉरवर्ड करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और आपकी उनकी कोई राय हो तो वो भी हमें अवश्य बताएं। हमेशा स्वागत है। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में लिखा गया नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जीत से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और भारत ही क्यों, ये कहें कि विश्व के लिए, चूंकि इतना बड़ा लोकतंत्र तो कहीं है ही नहीं। 140 करोड़ की जनता, लगभग 100 करोड़ मतदाता और उनमें भी 64 करोड़ ने मतदान किया लोकसभा के चुनाव में, और 32 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया। सुदूर गांव, आदिवासी इलाके, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, असम से लेकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु से लेकर के आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तो है ही, गंगा बुलाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जिस इलाके का नाम लें, भारत के प्रदेशों का नहीं, सही माने में उस प्रदेशों की महिलाओं का वोट, आदिवासियों का वोट, युवाओं का वोट, बुजुर्गों का वोट, उसके बल पर एक नया इतिहास बना। आप कह सकते हैं, चर्चा तो लोग कहते ही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 से कार्यकाल की तरह से इनका भी तीसरा कार्यकाल मिला। नहीं, मेरा कहना है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के लोकतंत्र में तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सत्ता में आए रहे। मतलब शपथ ग्रहण तो औपचारिकता है, क्योंकि उनका गठबंधन को यदि 295 मिला, 294 मिला, 272 चाहिए, 272, उससे अधिक तो मिल चुका। और भारतीय जनता पार्टी वो भी 240 के ऊपर पार कर गई। उसमें भी जैसे होता है ना, कहीं 500 से हुआ, कहीं 2000 से हुआ, कहीं 5000 से हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन को जो है वो बिल्कुल किनारे पर है, जैसा प्रतिपक्ष ने हल्ला मचाया कि अरे हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, हम ये हुआ है। और ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकार्यता हुई है, जैसा मैंने कहा, कर्नाटक में तो पहले से बीजेपी का प्रभुत्व रहा है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में जो खाता खुला है, जो इस तरह के पूर्वोत्तर में भी पहले पहुंच चुके, उत्तर भारत पार्टी पहले कही जाती थी एक इनकी पार्टी है, आज उत्तर भारत में, जिसको आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर भारत में जहां प्रभाव है, कई राज्यों में सत्ता है, और जहां सत्ता नहीं वहां भी अपना प्रेजेंस है। और इस लोकसभा चुनाव में भी सीधा मैंने पूरा बहुमत, जितनी सीटें थी सब, मध्य प्रदेश, आप ऐसा प्रदेश जो बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा प्रदेश हो। छत्तीसगढ़ और गुजरात में एक सीट यदि दूसरे को मिली भी तो सारी सीटें वहां मिलना। दिल्ली में 7 सीटें, राजधानी जो पूरी दुनिया को मैसेज देता है। सबका गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, इतना भारी बहुमत, एक तरह से मैं तो इसे मानता हूं बहुमत भारी, क्योंकि 10 साल राज करने के बाद, जनता की अपेक्षाएं पूरी करने के बाद भी अपेक्षाओं का अंत ही नहीं होता। लोग कहते हैं करोड़पति अरबपति, उनकी भी अपेक्षा होती है अगली बार इससे बड़ा बिजनेस हो, इसके बाद हम मल्टीनेशनल हो, अमेरिका की कंपनी से हम बड़ी हो,
यूरोप की कंपनी से बड़ी हो, जापान कंपनी से बड़ी हो, तो अपेक्षा सामान्य आदमी की भी वैसी हो सकती है, क्यों नहीं होती है। तो इसलिए इफ एंड बट्स तो होता है। इसीलिए जो 275 पार नहीं किया, 300 नहीं पहुंची, अकेले पार्टी पहुंच सकती थी, पिछली बार 303 की बात थी, तो फिर भी कोई कम नहीं है 295 हो जाना। और सरकार में ऐसे सहयोगी जिनको अपनाया गया, नीतीश कुमार, उन पर कितने ही लोगों ने विरोध किया था, बीजेपी में भी, और नीतीश कुमार को भी रोका गया, अरे आप मत जाइए, लेकिन वो फिर से उनको लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वव्यापी जो नेतृत्व धीरे धीरे उठा है, चुनाव से भी महीने पहले उन्होंने कई महीने पहले स्वीकार कर लिया कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू जो पटक गए थे, जिन्होंने कुछ अपशब्द भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह दिए थे, नाराज होता है, भड़क जाता है, तो कई बार तो परिवार का आदमी भड़कता है। तो ये तो गठबंधन है और राजनीति में लोग उतार चढ़ाव चलता रहता है। एनटी रामाराव से लेकर के आज तक कई बार कांग्रेस से झगड़ा है, कांग्रेस के साथ। तो चंद्रबाबू नायडू उस आंध्र प्रदेश में चमत्कारी ढंग से उन्होंने गठबंधन में शामिल हुए और इसी के कारण विधानसभा में भी उनको जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ रहने से भारतीय जनता पार्टी को भी वहां कुछ लाभ हुआ और उड़ीसा में एक नया इतिहास बना। गैर कांग्रेसी पहला मुख्यमंत्री वहां पर होगा। विधानसभा में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का अपने बल पर, वहां पर नहीं किसी को उनको कहीं कोई सहारे की जरूरत होगी। लोकसभा में तो विजयी हुए ही अधिकांश सीटें, लेकिन उसके साथ साथ विधानसभा में बहुमत के साथ अपना मुख्यमंत्री वहां शपथ दिलाने वाले हैं। ऐसे लोकतांत्रिक इतिहास में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लोकप्रियता में भी उस समय की आबादी और आज की आबादी में अंदाज लगाइए आप। उस समय के मतदाताओं की संख्या, मेरे पास सारा रिकॉर्ड 1952 से एक बड़ा सरकार का ही निकाला हुआ जो स्टैटिक्स होता है, इसमें स्टैटिक्स जिसको कहते पूरा का पूरा ब्यौरा है। उन चुनाव में कितने मतदाता किसी क्षेत्र में होते थे, अच्छा 1 लाख 2 लाख पर इससे ज्यादा संख्याएं नहीं होती थी। उसमें से ही कुछ हजार में जीत हार हो जाती थी। अब 15-20 लाख एक क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र में लोकसभा में, और कोई समुद्र का किनारा है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला है कि गर्मी रेगिस्तान है, ऐसे सब इलाकों में काम करके जो जीत हुई। और इसलिए चुनौती लोगों ने कहा कि हाँ, उत्तर प्रदेश और बंगाल में जिसे आप एग्जिट पोल कहते हैं, जिसका हम भी चर्चा करते रहे कि नहीं सब तो गलत नहीं हो सकते, लेकिन काफी हद तक उनमें जो भी, चूंकि जो मिलता है जनता में वो बोलता है कि हाँ हम इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन उसने किसको वोट दिया। और ऐसा मैंने कहा कि 64 करोड़ में यदि 2 लाख का भी जिसने सर्वे करके देखा तो बहुत कम हो जाता है किसी क्षेत्र, पूरे देश में यदि करते हैं। इसलिए, और एग्जिट पोल पहले भी फेल हुए, पहली बार ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये सही है कि जो 400 का नारा दिया गया, तो लक्ष्य तो पूरा रखा ही जाता है। 1000 करोड़ का लक्ष्य रखेंगे तब आपकी कंपनी को 200 करोड़ के आसपास कुछ मुनाफा होता है। कई बार तो इतने बड़े आर्थिक स्थितियां होती है, इसलिए 400 का नारा दिया तो साहब वो तो पूरा नहीं हुआ। अरे 320 तो हुआ नहीं, अभी 275, सवाल ही नहीं। जीता वही सिकंदर। शिवाजी की मूर्ति के सामने उन्होंने अपना प्रण, जैसे कह सकते हैं, संकल्प लिया जब 2014 में वो आए, और काशी विश्वनाथ गंगा ने बुलाया, कहा था, अब कहते हैं गंगा ने गोद लिया, वहीं के हुए, वहां पर भी जीत गए उत्तर प्रदेश में। लेकिन हाँ ये सही है कि उत्तर प्रदेश में जो अपेक्षा थी पार्टी की स्थानीय कमजोरियां, उसका नुकसान बड़ा भारी झेलना पड़ा। और इसलिए केवल उत्तर प्रदेश और बंगाल में आशा के अनुरूप नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कई प्रदेश गिनाए, उन सब प्रदेशों में जितना भारी समर्थन मिला है और भारी जिसकी बड़ी संख्या मिल गई है, और उसके बाद गठबंधन में उन मित्रों को, उन साथियों को जोड़ लिया है जो प्रभावशाली नेता भी हैं। चंद्रबाबू नायडू कभी खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार, नीतीश कुमार भी हम, वो इस गठबंधन में शामिल है। इसलिए चुनौती यही कही जा रही थी कि वो आएंगे नहीं आएंगे, वो साथ रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि उनको भी मैं वर्षों से देखता रहा हूं। नवीन पटनायक से साथ संबंध अच्छे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी, वो बुजुर्ग भी हो गए, उनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, और उनकी पार्टी अपने ही अपनी समस्याओं के कारण पराजित हो गई, वरना संबंध तो उनके सबसे अच्छे रहे। मैं तो एक और बात करता हूं, अभी उन्होंने करुणानिधि, डीएमके के सर्वाधिक
प्रतिष्ठित और स्टालिन के पिता, जो स्टालिन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता, उनको स्मरण करते हुए ट्वीट किया, उनको यह ट्रिब्यूट किया कि वो बड़े, उनका जो कला के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में योगदान रहा, उनका पुण्य स्मरण करना, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया। तो संबंध तो डीएमके कभी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एडीएमके आता है, कभी डीएमके, और डीएमके एडीएमके दोनों क्षेत्रीय पार्टियों का तो रहा ही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी जम्मू कश्मीर की हो या पूर्वोत्तर की हो या जनता दल यू हो, कितने ही दल आते हैं। शिवसेना कभी साथ थी, आज शिवसेना शरद पवार, संबंध अच्छे रहे, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे तो इन्हीं की शरण से आगे बढ़े थे, वो ठीक है, वो अलग है। तो इसलिए क्या आश्चर्य होगा यदि डीएमके और देर सवेर, जब उद्धव ठाकरे अभी तो कह रहे प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, जब नहीं बने और वापस एकनाथ शिंदे के साथ मिलने की कोई बात हो जाए तो क्या नरेंद्र मोदी दरवाजा बंद करेंगे? तो ये बहुमत बढ़ने वाला है, बहुमत कम नहीं होने वाला है, कोई भागने वाला नहीं है, आने वाला है। और इसके साथ ये जरूरी बताना है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथी अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, जो ऐसे अपने दाएं बाएं हाथ, नितिन गडकरी, मंत्रिमंडल में जिन्होंने चाहे सड़क का पूरा जाल बिछाने में हो, सुरक्षा तंत्र का हो, या गृह मंत्रालय जो जिस तरह से संभाला अमित शाह ने। और यहाँ ये कहना जरूरी है कि सफलता के पीछे सबकी यहाँ काफी ऐसे सांप्रदायिक मुद्दे हिंदू मुस्लिम उठाने की कोशिश तो खुद प्रतिपक्ष ने ही की। ये सही है, कई लोगों को आपत्ति होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उसके जवाब दिए तो उससे भी कुछ, उनके कुछ शब्दों को लेकर कुछ लोगों आपत्ति की या किसी को कष्ट हो रहा है, लेकिन शुरुआत तो उन्हीं पार्टियों ने किया, मुस्लिम आरक्षण वगैरह वगैरह जिस तरह से किया। लेकिन मेरे अपने इतिहास के हिसाब से जो मेरी जानकारी है और जो मेरा देखा हुआ है 50 वर्षों में, उसमें इन पिछले 10 वर्षों में क्या भागलपुर, क्या अहमदाबाद, क्या इंदौर, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, कितने ही शहरों में जो दंगों में 500, 1000, 2000, 4000 लोग मारे जाते थे, ऐसा कोई दंगा एक भी हुआ? कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बार बार सांप्रदायिक कहने की बात कही गई, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्य कुशलता है और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है। आतंकवाद से निपटना और माओवादियों को छत्तीसगढ़ या झारखंड या उड़ीसा में जिस ढंग से लोग मतदान करते हैं निर्भीक होकर के, आतंकवाद और माओवादी दोनों को काफी हद तक कुचलना, उनका मुकाबला करना और उनको नियंत्रित करने में जो सफलता मिली है, ये भी एक पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम पाकिस्तान की सीमा से आने वाले आतंकवाद से भी निपट सकते हैं, उनको करारा जवाब भी दे सकते हैं। उसका उन्होंने दोहराया भी है। और इस सफलता और जीत के बाद जो पहला उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विश्वास दिलाया कि जो रथ आगे बढ़ा है वो आगे बढ़ेगा, कल्याण के काम, लोक कल्याण पथ से उनका है। उन्होंने अपने नाम रेसकोर्स नहीं रखा, घुड़सवारी, लोग कहते हैं वो खरीद फरोख्त नहीं, वो दिल जीतते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने कहा कि वो कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं, जो संकल्प है, वो पूरा होगा। उसका पहले एजेंडा, बल्कि उन्होंने तो इसको भी लोगों को आपत्ति हो रही थी प्रतिपक्ष को, कि उन्होंने कहा कि हम 100 दिनों का हमारा क्या हम करने वाले हैं, 125, उसके लिए मंत्रालयों से रिपोर्ट और मंत्री जो अभी तक मंत्री रहे उन सबसे हिसाब किताब पहले बनवा कर रखा गया। निश्चित रूप से ये तो आवश्यक ही है ये कहना कि आप क्यों मना रहे थे। भाई आप आगे आके क्या करेंगे, जिसे आत्मविश्वास होगा वही करेगा ना। आपको तो अभी ये पता ही नहीं चलता है कि आप आपके साथ कौन है, नहीं है। ये ठीक है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को जैसे सारे अनुमान दूसरे लोग लगा रहे थे, उन्होंने दूसरे सबके गठबंधन, दूसरे की बैसाखियां, दूसरों के कंधे का उपयोग करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और कुछ विभिन्न राज्यों में जो सफलता पाली और 98 के आसपास 99 तक पहुंचने का जो पूरा किया, लेकिन कहाँ 98 और कहाँ 240, तरह जोड़ लगा लीजिए, तो वहां कहाँ उसे दुगने से ज्यादा नहीं हुआ, 2.5 गुने से ज्यादा नहीं हो गया। और उनमें भी वो तो कृपा से है, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जो मंत्री पार्टी बन गई। कांग्रेस तो सब देश भर में मिला करके, चूंकि पहले से राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन अखिलेश यादव उनके बल पर उत्तर प्रदेश में 7 सीटें ले ली, तो आप सीधे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब राहुल गांधी देख रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है, ये ठीक है, उनमें उत्साह तो आना चाहिए। वो खुद जीत गए और उनके ही साथ में
काम करने वाले किशोरीलाल ने अमेठी में भी स्मृति ईरानी जैसी मंत्री, बहुत तेज तर्रार और बहुत काबिल मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव में पराजित कर दिया। चूंकि एक तरह से उनके खिलाफ जो अभियान चला या उनके विरुद्ध जो लोग थे या जैसा कहते हैं उनकी पार्टी के लोगों से भी जितना सहयोग मिल सकता है नहीं मिला, या पुरानी सिंपैथी अमेठी जो संजय गांधी की बनाई या राजीव गांधी सोनिया गांधी परिवार वहां रहा, तो लोगों ने एक पुराने संबंधों के आधार पर यदि कांग्रेस पार्टी को विजयी बना दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में झटका तो लगा। जो उम्मीद थी योगी आदित्यनाथ से वो तो पूरी नहीं हो सकी। कहने को कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित हुई, लेकिन और अन्य समस्याओं पर और स्थानीय विधायकों सांसदों ने कहीं को नहीं बदला गया, उसका आक्रोश भी झेलना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। तो बहरहाल ये चुनौतियां तो होती है, इसमें लोग आते हैं जाते हैं, हार होती है। अटल बिहारी वाजपेयी को 2 सीट रह गई थी, अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को, तो क्या कहें, पार्टी उसके बाद हो गई। 50 सीटें यदि कम भी हो गई और 50 से भी कम यदि आप कहें तो 72 के लिए तो कितना चाहिए, 25 से भी कम, 25 से और आ जाती तो हो जाता। इसलिए ये नहीं है, लेकिन हाँ चुनौतियां हैं। आयुष्मान भारत बुजुर्गों के लिए लागू करना, पूरे देश भर में 70 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं, ऐसी योजना को तत्काल क्रियान्वयन करने की जो संकल्प है। अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया में जब जिस समय ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, बड़े बड़े देशों में जहां मंदी का दौर चल रहा हो, भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, उसे और आगे बढ़ाना। रोजगार का मुद्दा उठा, भ्रम पैदा हुए, उसी कारण लोगों को लगा बेरोजगार जो है वो ऐसे भर्ती अग्निवीर से होंगे, जब अग्निवीर के जो फायदे हैं वो नहीं बताए गए। उनको ऐसा दुष्प्रचार हुआ है सोशल मीडिया के नाम पर और अन्य माध्यमों से प्रचार से, जिससे लोगों को भ्रम बनाया गया। रोजगार, सरकारी नौकरी चाहिए बस, लेकिन जो 6 करोड़ 10 करोड़ लोग अपना रोजगार करने लगे, चाहे स्टार्टअप के जरिए करने लगे या कुछ और सरकार से जो सुविधाएं मिल सकती हैं, लखपति बहना जो हुआ वो करोड़पति बहना हो सके, ये संकल्प जब आगे दिखाई देता है, लोगों के घर में पानी पहुंचे, जब जिसे रसोई गैस गांव गांव तक पहुंची, गरीब महिलाओं के लिए एक नया जीवन मिला, लोगों के नए घर बने, ऐसी स्थिति में उन योजनाओं को क्रियान्वयन, और नई चुनौती है कि जो उनकी योजना है उसका क्रियान्वयन ठीक से हो। ये सबसे बड़ी बात है। असली समस्या यही हुई है कि राज्यों के कई अधिकार हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे दूसरे सुविधाएं देना हो। विदेशी कंपनियां भी आती हैं तो पानी बिजली तो वहीं मिलेगा, यदि वो साधन उसको अड़ंगा नहीं लगाएंगे। जहां भाजपा सरकार है वहां हो सकता है, लेकिन उन सबको तेजी से आगे बढ़ा करके, और जो सपना है, ठीक है कि समान नागरिक संहिता के लिए अब और समर्थन, चूंकि विरोध पक्ष थोड़ा प्रबल तो हो गया है, उसकी संख्या भी 233 के आसपास यदि होती है, तो संसद में अब यही एक बड़ी चुनौती होगी कि संसद में उन सबको इस बात के लिए रचनात्मक सहयोग जो पहले नहीं देते रहे हैं वो भी सहयोग दें। ये नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, उनके साथियों के लिए होगी। और साथियों की बात करें तो मैं मानता हूं कि उनके साथ, जैसे मैंने कहा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी पुराने लोग हैं ही, लेकिन उन्होंने किन लोगों को जोड़ा, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, ऐसे प्रोफेशनल, और दूसरी तरफ चाहे वो बहुत ही काबिल उनमें से रहे पार्टी के ही समर्पित पीयूष गोयल हैं, या दिल्ली से चुनकर के आई बांसुरी स्वराज है, ऐसे जितने नए लोग आए हैं उनको कैसे उन सबको जोड़ करके अपने कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। शिवराज सिंह यदि मध्य प्रदेश में सब जीत कर आए हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले से वर्षों से पार्टी में जिनका अनुभव है, उनका कैसे उपयोग होकर के आर्थिक विकास में उनका कैसे योगदान हो सकता है। तो ये एक मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, और उसमें उन पार्टियों को भी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो क्या भूमिका चाहेंगे, अपने किन सहयोगियों को रखना चाहेंगे, वो उनसे साथ बैठ करके जो तय होगा ही। और एक नया इतिहास धूमधाम से नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। एक शुभ दिन होगा जब एक नई सरकार आए, और विश्व शांति सद्भावना के लिए ये रथ जो सोमनाथ से चला, अयोध्या, वाराणसी होते हुए, मथुरा होते हुए, पूरी दुनिया में जो संदेश गीता का होता है, ज्ञान भी विवेकानंद जैसा वो स्मारक को गए, उसी तरह से दुनिया को वो ज्ञान शांति के लिए अभी बताया गया है कि जिस तरह से पूरे संकट है, रूस
के साथ जिस तरह के संबंध भारत के हैं उसको कैसे शांत किया जाए, इजराइल को कैसे शांत किया जाए, ये कोई छोटी चुनौती नहीं है। दुनिया उनकी तरफ देखती है और इसीलिए बाइडेन हो, ट्रंप हो, शी जिनपिंग हो, सुनक तो हमारे अपने भी हैं, लेकिन वो जो भी ऐसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पुतिन हैं, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, उन देशों ने भी भारत के प्रति जितनी सद्भावना नरेंद्र मोदी के लिए, अफ्रीका के देश, दक्षिण पूर्व एशिया के देश जिस तरह से भारत की तरफ देख रहे हैं, यूरोप के देश जिस तरह देख रहे हैं, तो भारत के लिए लोकतांत्रिक नया अध्याय शुरू हुआ है। प्रतिपक्ष में राहुल हो, राहुल तो अखिलेश के बल पर आए और अखिलेश यादव निश्चित रूप से, तेजस्वी यादव तो कई विवादों में घिरे हुए हैं, अभी भी कई मामले उनके चल रहे हैं, जिसका संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया है कि भ्रष्टाचारियों के लिए जो उनको उसका भंडाफोड़ कर उनको जेल भेजना, उनसे जो संपत्ति जब्त की गई वो उसी को लौटाना, जिन लोगों ने मजबूरी में नौकरी के लिए या किसी काम के लिए पैसा दिया, ये भी संकल्प को पूरा करना, मतलब वो एजेंडा जो उनका था, भ्रष्टाचारियों को, परिवारवाद को एक तरह से राजनीति से, सत्ता से दूर कर और उनको दंडित करने के लिए कानून के हवाले करने का संकल्प भी पूरा होगा। मैं समझता हूं कि आने वाला समय भारत के लिए एक और स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। मैं इसको गठबंधन की सरकार ये नहीं मानता कि ये कोई कठिन समय होगा, ये स्वर्णिम समय की एक नया अध्याय शुरू हुआ है। HSI में ही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। आपकी राय हो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।